स्टूडेंट, जीताईएस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं इंद्रजीत सिंह, जीताईएस चैनल से। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मुगल कालीन राजपूत नीति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने मेरी पुरानी वीडियो भी देखी होंगी। उस टॉपिक से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं उसका एक पेपर भी बनाता हूँ। यदि आप लोग पेपर देने के इच्छुक हों तो जीताईएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये जो आज हमारा टॉपिक है राजपूत नीति, इसके जो मुख्य पहलू हैं, यानी इसमें बेसिकली हम अकबर को पढ़ते हैं। यानी अकबर की राजपूत नीति किस तरीके की थी, यानी अकबर ने अपनी राजपूत नीति को पूर्ववर्ती शासकों की अपेक्षा किस तरीके से उसमें बदलाव किया, इसके सिद्धांत क्या हैं और इसके कारण क्या हैं। तो अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, यदि हम पूर्ववर्ती मुस्लिम शासकों की बात करें, जिसने भी राजपूत शासकों का विरोध किया या उनके प्रति दमन की नीति अपनाई, तो वहां लगातार विद्रोह होते रहे। लेकिन अकबर ने सामंजस्य की स्थिति स्थापित करने के लिए अपनी राजपूत नीति को बदल दिया। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे मुगलों में अकबर की राजपूत नीति। देखिए, जो अकबर की राजपूत नीति है, अकबर की राजपूत नीति, इसमें किस तरीके का बदलाव किया गया, तो उसके आखिर कारण क्या थे। सबसे पहले हम इसके कारणों पे चर्चा करेंगे। कारण, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे इसका एक सामाजिक कारण है, सामाजिक। इसके साथ साथ धार्मिक कारण को भी लिया जा सकता है, धार्मिक कारण। इसके इकोनॉमिकल यानी आर्थिक कारण भी है, और जो सबसे मेन है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, देखिए, सामाजिक कारणों की अगर चर्चा करते हैं तो अकबर ने 1562 में दास प्रथा समाप्त की थी। दास प्रथा, एक्चुअली में दास प्रथा क्या होती थी, जब हिंदू राजा और मुस्लिम शासकों के बीच युद्ध होता था, यदि हिंदू राजाओं की हार हो जाती थी तो ऐसे में मुस्लिम शासक हिंदू सेना को अपना दास बना लेते थे। लेकिन अकबर ने इस प्रथा को समाप्त किया। ऑब्वियसली ये एक हिंदुओं के प्रति सिंपैथी है। अगर इस तरीके का व्यवहार अकबर कर रहा है तो ऑब्वियसली हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक सामंजस्य बनेगा। वहीं दूसरी ओर अकबर ने हिंदू घरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। देखिए, वैवाहिक संबंध स्थापित जो किए गए, एक्चुअली में जब हिंदू और मुस्लिमों के बीच यानी इंटरकास्ट मैरिज होगी तो उनमें सामंजस्य की स्थिति बनने की संभावना अधिक होगी। जबकि अकबर ने किसी भी हिंदू शासक को वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं किया था। और मैं बताना चाहूंगा, 3 राजपूत घराने थे, आमेर, बीकानेर और जैसलमेर, जिन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और अकबर ने अपनी किसी भी हिंदू पत्नी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया। यानी धार्मिक रूप से देखा जाए तो उसकी पत्नियां स्वतंत्र थी। अब हम धार्मिक कारणों की बात करते हैं। जैसे 1563 में अकबर ने तीर्थ कर समाप्त किया, और 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। इसके साथ साथ अकबर की धार्मिक नीति, पुराने लेक्चर में टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो अकबर की धार्मिक नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी सुलहकुल की नीति। सुलहकुल की नीति ये भी अपनाई थी। एक्चुअली में सुलहकुल का मतलब क्या होता है? सुलहकुल यानी एक तरीके से समझौता। इस सुलहकुल की नीति के माध्यम से अकबर ने हिंदुओं और मुस्लिमों को एक दूसरे के करीब लाने का प्रयास किया था। अब उसके हम आर्थिक कारणों की बात करते हैं। आर्थिक, इकोनॉमिक क्या रीजन हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाना चाहूंगा। यहां पर डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअली में ये जो हमारा भारत है, जब अकबर शासन करता था तो अकबर के समय राजधानी आगरा थी, और इस आगरा को जो राजधानी बनाया था यह सिकंदर लोदी ने बनाया। फिर इसके बाद इब्राहिम लोदी के समय भी आगरा राजधानी रही। अकबर के समय तक राजधानी आगरा थी। ये बात अलग है कि अकबर ने कुछ दिन के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को भी बनाया था। फिर 1648 में अगर हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया, और उस लाल किले में राजधानी को ट्रांसफर किया था। यानी मुगलों के समय राजधानी दिल्ली और आगरा रही। जो राजपूत क्षेत्र है यानी राजपूताना, उसमें बेसिकली राजस्थान और थोड़ा सा क्षेत्र गुजरात का आता है, गुजरात का। तो यहां राजपूत शासक रहते थे, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसे, और यहां ये मुगलों के एरिए थे। तो देखिए,
अकबर को यदि व्यापार करना है तो वेस्टर्न सी कोस्ट से करना होगा, और यहां व्यापार करने के लिए चूंकि पोर्ट यहीं पर है तो राजपूत राज्यों के बीच से गुजरना होगा, और वो तभी संभव है यदि राजपूतों से अच्छे संबंध होंगे। तो अकबर ने व्यापार को ध्यान में रखते हुए इनसे अच्छे संबंध स्थापित किए। इसके साथ साथ एक दूसरा रीजन ये भी है, चूंकि यहां पर वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है तो यहां पर ऑल वेदर रोड की तरह है ये, यानी 12 के 12 महीने यहां पर ये मार्ग अवरुद्ध कभी नहीं होते थे, व्यापार किया जा सकता था। एक ये कारण है। आर्थिक कारणों हम चर्चा कर सकते हैं, चूंकि राजस्थान जो है यहाँ पर खनिज धातु बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी है तो यहाँ से खनिज धातुओं की विपूर्ति होती। तीसरा कारण यह है कि अकबर के समय जो हज के लिए यात्री जाते थे, तो हज के लिए यात्रियों का जो जाते थे वो यहीं से जाते थे, इस वेस्टर्न सी कोस्ट यहां से जाते थे, तो इसलिए ये क्षेत्र बीच में था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए अकबर ने इनसे राजपूतों से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया। तो देखिए 3 कारण मैंने सोशल बताया, धार्मिक बताया और आर्थिक बताया। 3 कारण ये हैं और चौथा है राजनीतिक कारण। कारण तो 4 हैं, लेकिन इन 3 कारणों को हम गौण श्रेणी में रखेंगे। जो वास्तविक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, वो है राजनीतिक कारण। तो हम राजनीतिक कारण में क्या क्या आएंगे, अब मैं उस पर चर्चा करूंगा आपके साथ। राजनीतिक कारण, देखिए जो राजनीतिक कारण है ये अकबर की प्रतिभा और उसकी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। एक्चुअली में अकबर क्या चाहता है, अकबर राज्य के अंदर राज्य हो, अंदर राज्य हो, इसका समर्थक बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात भारत का केंद्रीकरण करना चाहता था, केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन करना चाहता था। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि अकबर अखिल भारत का निर्माण करना चाहता था। अब ये केंद्रीकरण क्या होता है और अखिल भारत क्या होता है, मैं इसके लिए एक डायग्राम बना रहा हूं यहां पर। एक्चुअली में अकबर से पहले जो भारत है हमारा इस तरीके से डिसेंट्रलाइज था, अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग लोग शासन करते थे। तो अकबर चाहता है कि पूरा का पूरा भारत एक हो, इसलिए कहा गया है कि राज्य के अंदर राज्य का समर्थक नहीं था। अगर अकबर को अखिल भारत का निर्माण करना है तो उसे एक अच्छी सेना चाहिए, सेना चाहिए, और अच्छी सेना राजपूतों में है, राजपूतों में। देखिए राजपूतों में इसलिए है, राजपूतों के लिए कहा जाता है कि राजपूतों में प्राणों का मोह नहीं था, का मोह नहीं था। तो देखिए एक कारण तो ये हुआ। अब हम दूसरे कारण की बात करें। एक्चुअली में अकबर के प्रारंभिक वर्षों में कई विद्रोह हुए, विद्रोह, और विद्रोह इसलिए हुए क्योंकि अकबर के पास जो सेना थी ये विदेशी सेना थी। विदेशी सेना से तात्पर्य मुस्लिम सेना, मुस्लिम। एक्चुअली में जो मुगल हैं ये विदेश से आए थे तो इसे मुस्लिम सेना कहेंगे। तो इन्होंने जो विद्रोह किया, विद्रोह किया, अकबर के पास कोई विकल्प नहीं था। एक्चुअली में इन लोगों का मानना था कि अकबर हमारे ऊपर निर्भर है, अकबर के पास कोई विकल्प नहीं है, तो ये अपने आप को राज्य का आधार स्तंभ समझते थे, अर्थात राज्य हमारे ऊपर टिका है। तो अकबर ने क्या किया, इस समस्या के समाधान के लिए अपनी सेना में राजपूतों को लिया। तो देखिए राजपूतों को लेने से क्या होता है, एक तो विदेशी सैनिकों पर जो अकबर की निर्भरता है यह निर्भरता समाप्त हो जाएगी, निर्भरता समाप्त हो जाएगी, और दूसरी ओर इससे शक्ति संतुलन स्थापित होगा। शक्ति संतुलन से तात्पर्य यहां पर यह है कि अगर ये विद्रोह करेंगे तो अकबर के पास इनका विकल्प है, और अगर ये विद्रोह करेंगे तो ये विकल्प है। तो देखिए यहां पर अकबर ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। तो राजनीतिक कारणों में इनकी चर्चा कर सकते हैं। अब राजपूतों को किस तरीके से अपने अधीन किया, अब मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं यहां पर। एक्चुअली में 1562 की बात थी। बादशाह यानी अकबर अजमेर जा रहा था। अजमेर में मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो जगह पड़ती है सांगनेर। वहां पर सांगनेर नामक स्थान पर आमेर का एक शासक होता था भारमल, जिसे बिहारी मल भी कहते हैं, मैं लिख देता हूं भारमल। इसने अकबर से मुलाकात की, लेकिन अकबर ने कहा कि मैं वापसी में बात करता हूं। तो जब वहां से वापस लौटा तो इस भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का
हरका बाई का अकबर से विवाह कर दिया और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ध्यान रखना है, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला जो शासक है वो आमेर का है और उसका नाम फारमल ओब्लिक बिहारीमल है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पुत्री का नाम क्या था? हरकाबाई। हरकाबाई से विवाह कर दिया अकबर का। कुछ पुस्तक में, जैसे हम टीवी में भी देखते थे, वहां पर जोधाबाई से दिखाया गया है, लेकिन ध्यान रखना है प्रॉपर नाम हरकाबाई है। इसके साथ साथ भारमल ने अपने पुत्र का नाम भगवान दास है, भगवान दास, और एक पुत्र है जिसका नाम मानसिंह है, ये अकबर की सेवा में नियुक्त कर दिए। बहुत ही बड़े योद्धा हैं। देखिए, जैसे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और उसमें राणा की हार हुई, तो राणा को पराजित करने का श्रेय मैं अकबर को बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा। उसमें पूरा जो ये सहयोग था उसका एक सेनापति आशफ खां और मानसिंह अकबर की ओर से गए थे, लेकिन उसे पराजित करने का श्रेय पूरा का पूरा मानसिंह को जाता है। तो अकबर को 2 राजपूत योद्धा मिल गए। अब अकबर राजपूतों के समक्ष एक प्रस्ताव रखता है, अब मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो मित्रता व युद्ध। अकबर ने राजपूत राजाओं के समक्ष एक प्रस्ताव रखा मित्रता और युद्ध का, अर्थात वो कहता है तुम स्वेच्छा से मेरी अधीनता स्वीकार करो, अर्थात मेरे मित्र बन जाओ, मैं तुम्हारे राज्य का विलय नहीं करूंगा और तुम्हें दरबार में सम्मानित पद दूंगा। तो ये मित्रता का प्रस्ताव था। जैसे आमेर के शासक भारमल ने इसे स्वीकार कर लिया, अगर मित्रता को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं युद्ध की नीति अपनाऊंगा। देखिए, अकबर के पास भगवान दास और मानसिंह जैसे योद्धा हैं, इसलिए उसने युद्ध का भी प्रस्ताव रख दिया। लेकिन ध्यान रखना है, जब राजपूत राजाओं की हार हुई, उसके बावजूद भी अकबर ने राजपूतों के समक्ष उनकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कोई अपमानजनक शर्त नहीं रखी थी। तो राजपूतों में मात्र मेवाड़ एक ऐसा राज्य था, देखिए मेवाड़, जिसकी राजधानी चित्तौड़, वहां का एक शासक है, पहले उदय सिंह था, उदय सिंह, इसने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। फिर महाराणा प्रताप, इसने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो मात्र मेवाड़ एक ऐसा राज्य है जिसने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। देखिए, ये सिसोदिया वंश का था, यानी सिसोदिया वंश ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। और सबसे पहले अधीनता आमेर के शासक भारमल ने की थी, जिसका वंश कछवाहा था, कछवाहा वंश। ध्यान रखना है, एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला कौन सा राजपूत राजवंश था, तो ये ध्यान रखना है, वो है कछवाहा वंश। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे कि अकबर की जो राजपूत नीति है उसके सिद्धांत क्या थे, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत में अकबर कहता है कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो, मुझे कर दो, मेरी अधीनता स्वीकार करो, मुझे कर दो, और जो मुगल राज्य है, जो आपका अपना राज्य है, अपना, इस राज्य को मुगल साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा मांगो। भले ही तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर रहे हो, कर दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे राज्य का विलय नहीं किया जाएगा, राज्य का विलय नहीं किया जाएगा। यानी जिस तरीके से राजा के अंदर राजा होता है, जैसे एंसेंट हिस्ट्री में हमने देखा था फ्यूडल यानी सामंतवाद, एक तरीके से ये है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में इस नीति को अपनाया था, ये वही नीति है। तुम्हारे राज्य का विलय नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे डिफरेंट थोड़ी इसलिए है कि तुम्हें मुगल दरबार में सम्मानित पद दिया जाएगा, यानी अकबर ने राजपूतों को बड़े बड़े मनसब दिए, राज्यों का सूबेदार बनाया, आदि आदि। इसके साथ साथ वो कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर, यदि आवश्यकता होगी तो तुम मुझे सैनिक सहायता दोगे, यानी सैनिक सहायता दोगे। इसके साथ साथ अकबर यहां पर यह भी कह रहा है कि तुम्हारा यहां वंशानुगत शासन है, यानी राजपूतों में वंशानुगत शासन होता था और इसमें ज्येष्ठता का मतलब जो बड़ा बेटा होता था, बड़ा पुत्र होता था, वही राजा बनता था। तो अकबर यहां कह रहा है कि वंशानुगत शासन ही रहेगा, लेकिन यह ध्यान रखना है तुम्हारा कौन सा बेटा उत्तराधिकारी होगा ये मैं तय करूंगा। देखिए, अकबर ने यहां बहुत कूटनीति से काम किया है।
वो कूटनीति से काम इसलिए किया है, सपोज दैट किसी के 4 बेटे हैं, तो वो चारों बेटे अकबर से सिंपैथी जताने की कोशिश करेंगे कि मुझे राजा बना दे, आदि आदि। इसके साथ साथ वो राजपूतों की जो विदेश नीति थी, विदेश नीति, इसमें हस्तक्षेप कर दिया। हस्तक्षेप, यहां विदेश नीति से तात्पर्य है, देखिए वर्तमान में जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, ये हमारे लिए विदेश है। उस समय जो हमारा भारत था, इस भारत में जितनी डायनेस्टी शासन करती थी, तो एक डायनेस्टी जैसे मेवाड़ है, तो मारवाड़ के लिए क्या हुआ, विदेश हुआ। तो विदेश नीति में हस्तक्षेप क्या कर रहा है वो कह रहा है यदि 2 राजपूतों के बीच संघर्ष होता है, कोई विवाद होता है, तो ये मेरी मध्यस्थता से निपटेगा, यानी इसे मिटाने का या विवाद को हटाने का जो अधिकार होगा ये बादशाह को होगा। तो ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट था। इससे राजपूतों की जो साम्राज्यवाद की नीति थी वो समाप्त हो गई। साम्राज्यवाद से तात्पर्य, जैसे मैंने भी उदाहरण दिया मेवाड़ और मारवाड़ का, यदि मेवाड़ मारवाड़ के राज्य को छीनने की कोशिश करेगा तो दोनों के बीच विवाद होगा, और ये विवाद को हटाने का अधिकार किसको है, बादशाह को। तो एक तरीके से बादशाह ने क्या किया, राजपूतों को यहां पंगु बनाने का प्रयास किया है। देखिए इस प्रकार हम यहां पर यह देख रहे हैं कि अकबर ने यहां यह कह दिया कि तुम्हारे राज्य का विलय नहीं किया जाएगा, अर्थात राजपूतों की जो आंतरिक स्वतंत्रता थी, आंतरिक इंटरनल, ये बनी रही, लेकिन जो बाह्य स्वतंत्रता थी एक्सटर्नल, इसे अकबर ने समाप्त कर दिया और अकबर अपनी राजपूत नीति में सफल रहा। अब देखते हैं हम कि अकबर के जो उत्तराधिकारी हुए हैं उन्होंने अकबर की राजपूत नीति में क्या संशोधन किया, उस पर भी एक नजर मारते हैं। अब हम जहांगीर को लेंगे। देखिए जहांगीर ने अपने पिता अकबर की जो राजपूत नीति थी उसे आगे बढ़ाया। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं 1615 में मेवाड़ की संधि। मेवाड़ की संधि, देखिए मेवाड़ की संधि क्या है। एक्चुअली में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा अमर सिंह गद्दी पर बैठा, उसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उधर अकबर के बाद जहांगीर शासक बना, तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। लेकिन 1614 में मेवाड़ में एक अकाल पड़ा, तो ऐसे में अमर सिंह धैर्य खो बैठा और 1615 में दोनों के बीच एक संधि हुई जिसे मेवाड़ की संधि कहते हैं। तो इस मेवाड़ की संधि से मुगल मेवाड़ संघर्ष भी समाप्त हुआ था। तो इस संधि के द्वारा राणा ने यानी अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और जहांगीर ने चित्तौड़ का किला अमर सिंह को दे दिया, लेकिन इस शर्त पर दिया कि तुम उसका मेंटेनेंस यानी मरम्मत नहीं कराओगे। अमर सिंह का एक बेटा था कर्ण सिंह। कर्ण सिंह, इसे मुगल दरबार में सम्मानित पद पर रखा गया, यानी इसे सम्मान दिया गया। यानी जहांगीर ने देखिए इतने पुराने विवाद को निपटाया, लेकिन ऐसी कोई शर्त अमर सिंह के समक्ष नहीं रखी जिससे उसके वंश की मर्यादा प्रभावित हो। लेकिन जहांगीर के बाद जो शासक आता है वो आता है शाहजहां। शाहजहां के समय थोड़ा सा फेरबदल हमें देखने को मिलता है, यानी शाहजहां ने राजपूतों को जो बड़े सूबे थे वहां का सूबेदार नहीं बनाया। औरंगजेब, देखिए औरंगजेब के समय कई बदलाव हुए। बदलाव क्या, औरंगजेब ने अकबर की जो राजपूत नीति थी उसको पलट दिया। जैसे एक तो ये धार्मिक रूप से असहिष्णु है, असहिष्णु यानी नॉन सेकुलर है, इसने इसका परिचय दिया और 1679 में जजिया कर पुनः लगा दिया। एक काम किया। दूसरा, वहीं इसके समय जो मारवाड़ है, मारवाड़ का एक शासक जसवंत सिंह होता था। जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, उसके कोई पुत्र नहीं था। जिस बच्चे को एडॉप्ट किया गया उसका नाम अजीत सिंह था। अजीत सिंह, देखिए जब मेवाड़ में उत्तराधिकार यानी गद्दी की बात आई कि किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो औरंगजेब ने मारवाड़ के साथ खिलवाड़ की, जिससे राजपूतों की भावनाओं को ठेस लगी। वहीं जब अजीत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया गया तो औरंगजेब ने इसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। तो ऐसे में क्या हुआ, राजपूतों में असंतोष फैल गया है। इसके साथ साथ
औरंगजेब ने मेवाड़ में भी असहिष्णुता की नीति अपनाई थी, तो राजपूतों में असंतोष फैल गया। तो इसलिए कहते हैं कि इसने अकबर की राजपूत नीति को पलट दिया। और यही कारण था कि जब राजपूतों में असंतोष फैला तो अब उसके समय विद्रोह होने लगे। तो यही कारण था कि मुगलों में सर्वाधिक जो विद्रोह हुए थे वो औरंगजेब के समय हुए थे। तो देखिए, इस टॉपिक को हम औरंगजेब के समय तक देखेंगे, क्योंकि जो उसके बाद के शासक हैं उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान भारतीय इतिहास में नहीं रहा है। तो इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया आप लोगों को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।